हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज है फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लेंगे खत्म। इससे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टॉपिक कर चुके हैं हमारी एनसीईआरटी का। अब बचता है हमारा फिफ्थ एंड आई गेस सिक्स टॉपिक, जिसमें कंक्लूजन है एंड है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अगर आपने अभी तक पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, जाओ जल्दी से चेक कर लो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे तो आगे की कहानी आपको कैसे समझ आएगी। ठीक है, तो वो आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि हमने उसमें ये देख लिया था कि कैसे फ्रांस ने मोनार्की को उठा पटका एंड साथ ही साथ कैसे उन्होंने बनाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक बन के रह गए, लेकिन दोबारा से वहां पे राज आया किसी और राजा का। तो ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं, आज हम बढ़ेंगे उसी के आगे। तो चलिए लेट्स बिगिन द चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये टॉपिक तो इस चैप्टर में सबसे आखिरी में आता है, लेकिन ये जो स्लेवरी का कंसेप्ट है, यानी कि स्लेव्स को बेचने खरीदने का प्रोसेस है, ये काफी समय से फ्रांस में चलता आ रहा था। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. लेकिन सबसे पहले इस प्रॉपर प्रोसेस को उठा पटकने का जिम्मा उठाया किसने? जेकॉबिन्स ने। जो आपने लास्ट क्लास में समझा था, जेकॉबिन्स वाज द ग्रुप ऑफ थर्ड स्टेट पीपल, जिसमें उनके थोड़े के डिप्रेस क्लासेस के लोग आते थे। तो उन लोगों ने स्लेवरी का एंड करवाया। कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडलोप, अजीब अजीब से नाम वहीं के, सैन डोमिंगो वर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कॉमन कमोडिटीज जैसे कि टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी। देखिए मेन स्लेवरी है क्या? व्हाट इज स्लेवरी? देखिए आपके जो घरों में मेड काम कर रही हैं, सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, दे आर नॉट स्लेव्स, like they are laborers, they are servants. What is the difference between a slave and a servant? सर्वेंट को आप पैसा देते हो एंड आप उससे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम कराते हो, लेकिन स्लेव्स आर बेसिकली आपके गुलाम। आप उनसे जो करवाना चाहो आप उनको खरीदते हो, यू बाय देम, एंड देन आप उनसे पूरे दिन कैसे भी कोई भी काम करवा सकते हो, कोई भी। तो दिस इज व्हाट स्लेवरी मीन्स। अभी ये एक इतना गंदा प्रोसेस था जहां पे लोगों को खरीदा बेचा जाता था। क्यों? प्लांटेशन फील्ड्स में काम करवाने के लिए। जब अड़ोस पड़ोस के देशों ने कहीं पे भी आना जाना रोक लगा दी, तब जरूरत पड़ी किसकी? स्लेव्स की। और यहां पे लेके आए जाते थे अफ्रीका से शैकल्ड लेबर, शैकल्ड स्लेव्स एक्चुअली। क्या था आइए देखते हैं। यूरोपियंस वर रिलक्टेंट टू गो एंड वर्क एट सच अ डिस्टेंस। जो यूरोपियंस थे वो प्लांटेशंस के लिए जाने के लिए मना कर चुके थे कि हम लोग अब नहीं जाएंगे, हम लोग इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, इतनी दूर दूर नहीं जा सकते फॉर प्लांटेशंस, फॉर डूइंग प्लांटेशन। दिस मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, जिसकी वजह से प्लांटेशन फील्ड्स पे आ गई कमी। किसकी? लेबर्स की कमी आ गई भाई। और इसी के साथ शुरुआत हुई थी ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की। तो ये स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी में, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। वन मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व थे यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। इन तीन जगहों से, इन तीन कोऑर्डिनेट से क्या होते थे? सप्लाई ऑफ स्लेव्स। और बेसिकली स्लेव्स लेके आए जाते थे अफ्रीका से, वहां की नीग्रोस कम्युनिटीज से। नीग्रोस का नाम आपने सुना होगा, वहां की सबसे लोअर सेक्शन की सोसाइटी है, सबसे लोअर सेक्शन की कम्युनिटी है, और उन लोगों को ही स्लेव्स बनाया जाता था। तो फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डविक्स और नैंटिस। ये क्या है? ये पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स एरिया है जहां पे शिप आके लैंड करती है, लैंड तो होती है, शिप आके रुकती है। To the African coast, where they brought slaves from local chieftains. Branded and shackled slaves were packed,
टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 months, क्योंकि शिप के थ्रू ये डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता था तो उनको अच्छे से पैक वैक करके लेके आया जाता था. देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स एंड देन उनको बेच दिया जाता था. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो. और इन्हीं की वजह से जो प्रोडक्शन थी, जो प्लांटेशन में प्रोडक्शन थी, क्रॉप प्रोडक्शन, वो काफी बढ़ने लगी और लोगों की डिमांड्स पूरी होने लगी इस सारी कमोडिटीज की. Port cities जैसे कि Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. तो they were very famous for doing slave trade. Slave trade का ये ports main काफी famous थे. 1794 कन्वेंशन. 1794 में, पहले तो 1902 में कन्वेंशन बना जिसमें विमेंस के लिए काफी ज्यादा रेवोल्यूशन आया, हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा. अभी यहाँ पे क्या हुआ, जिकॉबिन्स ने सारे के सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया. भाग जाओ, निकल जाओ, फ्री हो जाओ. This turned out to be a short-term measure. 10 years later, अभी ये 1794 में हुआ, लेकिन 10 साल बाद 1804 में नेपोलियन जी की एंट्री हुई थी, जहां पे उन्होंने मोनार्की और रिपब्लिक के बीच में वैक्यूम स्पेस में ढूंढ के खुद घुस गए थे. ही वॉज नॉट अ मोनार्क, ही वॉज अ डिक्टेटर. मिलिट्री हेड थे ये, तो डिक्टेटर बन के आए एंड वापस से इन्होंने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया था. इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे बेटा, लेकिन ये उनका सबसे बुरा काम था. And plantation owners understood their freedom as including their right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. Finally, जो slavery थी वो abolish हुई कब? 1848 में. सबसे मतलब फाइनली अबॉलिश हो गई थी. पहले अबॉलिश की गई 1794 में, 10 साल बाद 1804 में दोबारा लेके आ गए नेपोलियन बोनापार्ट. 1815 में वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार गए एंड देन वापस 1848 में जाकर लोगों की रेवोल्यूशंस के साथ ये स्लेवरी अबॉलिश की गई थी फाइनली. कैसे हुई, क्या हुई, ये प्रोसेस आपको ना पढ़ना है ना आपकी किताब में दिया हुआ है. लास्ट टॉपिक, सिक्स टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी इज द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. अब ये कंक्लूजन है सारा. 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन द लाइफ. ये पूरा कंक्लूजन है कि मेन, आदमियों, औरतों, चिल्ड्रन, सबकी लाइफ में काफी चेंजेस आए. द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस. यहाँ सारा वही बताया गया कि कैसे ओलंपी दी गॉर्जियस ने डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन को बदल के डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड विमेन किया था, कैसे उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया था, कैसे औरतों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कैसे मोनार्की को हटाया गया, कैसे रिपब्लिकन लेके आया गया. ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं. शुरुआत से अगर हम देखें तो वो बेसाइल वाली बात, पेरिस में जो बेसाइल हुआ, फूड शॉर्टेज हुई, वहां से लेकर साथ ही साथ मैन एंड सिटीजन्स के राइट्स तक, जहां पे उन्होंने बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए थे, वो आए. साथ ही साथ सेंसरशिप की अबॉलिशमेंट. लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ सेंसरशिप फर्स्ट. व्हाट इज सेंसरशिप? सेंसरशिप होता है जहां पे मीडिया के ऊपर लगाई जाती है रोक. किस बात की रोक? कि आप किसी भी पर्सन, किसी भी पर्सनालिटी के बारे में नहीं छाप सकते अपने न्यूज़पेपर में, अपने टीवीज में नहीं दिखा सकते हैं जब तक आप उनकी परमिशन ना ले लें. ये वो लोग करवाते हैं जिनके दिल में चोर होता है. ऑब्वियसली हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने भी किया था. तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग रिव्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड. तो अगर सेंसरशिप नहीं लगाते तो क्या हो जाता कि वो लोग क्या कर सकते थे? आपत्ति उठा सकते थे. राइट? तो इसी चीज को रोकने के लिए सेंसरशिप लगाया गया. ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs, festive processions attracted large number of people. अभी क्या है, अगर सेंसरशिप ना होती तो लोगों की रेवोल्यूशंस को छापा जाता और वो और लोगों को मोटिवेट करता. This was one way they could grasp an identity with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. अभी philosophers जॉन लॉके, मॉन्टेस्क्वे, रोशे, ये 3 लोग आए तो थे और इन्होंने लिखा भी था, किताबें लिखी थी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉज, राइट, 2 ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन ये लिखी तो गई, लेकिन कुछ ही हैंडफुल ऑफ पीपल जो कि एजुकेटेड थे, जो कि लिटरेट थे, वही इनको पढ़ पाए थे. अदरवाइज बाकी सारे तो ऐसे ही रह गए थे. तो इसी के साथ कंक्लूजन ये आता है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को क्या बना लिया था? राजा बना लिया था फ्रांस का. नेपोलियन ने अपना रोल अदा किया. ही वॉज अ मॉडर्नाइजर. इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी करी बेटा. ये आप क्लास 10th में यहीं से स्टार्ट करोगे.
नेशनलिज्म इन यूरोप पहला चैप्टर हिस्ट्री का आप यहीं से स्टार्ट करोगे। यस, ये दोबारा आएगा। तो नेपोलियन जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सॉल्व कर दिया, इन्होंने लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी, लेकिन इन अ डिक्टेटर वे। तो ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। इनिशियली बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को एज अ लिबरेटर समझा कि वाह यार, ये तो हमें मुक्त कराने आए हैं, हमें वैसे भी लीडर चाहिए था, तो क्या हो गया, इनके राज में हम इंजॉय कर लेंगे। तो एवरीबडी वॉज लाइक ओपन आर्म के साथ इन्होंने इनको वेलकम किया। लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे इनका जो प्यार था वो टर्न अप हो गया इन हॉस्टाइल इन नेचर। दैट इज दे स्टार्टेड टू अपोज नेपोलियन। उनको दम घुटने लगा था क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रेशराइज करते थे लोगों को। बट soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at the Waterloo in 1815. तो ये हार गए थे बैटल ऑफ वाटरलू में। And the ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया था ये पूरे ग्लोब में फैला। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाई वी आर रीडिंग दिस, बिकॉज इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा, पूरे ग्लोब पे पड़ा। Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. अभी नेशन स्टेट क्या है ये भी आप क्लास 10 में पढ़ोगे, स्टेट्स विद बाउंड्रीज। Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. हमारे देश में भी ब्रिटिशर्स ने जब हम पे रूल किया तो हमारे यहाँ के बहुत सारे नामी गिरामी लीडर्स ने उनसे मोटिवेशन ली, उनसे इंस्पिरेशन ली, एंड दे ऑल्सो अपोज्ड ब्रिटिशर्स। इसी के साथ ऑफिशियली हमारा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीटली होता है फिनिश, बहुत जल्दी फिनिश हो गया, राइट। अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, आइए। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सबसे पहला आपका आता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली बेटा ये जो सारे के सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जितने भी 5 मार्कर्स देखे गए हैं इस चैप्टर से वो एनसीईआरटी से ही देखे गए हैं, तो मेक श्योर आपको ये आते हों। मैं इसके लिए एक लेक्चर और लेके आऊंगी जिसमें आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एमसीक्यूज लेके आऊंगी और आप लोगों का टेस्ट लूंगी और साथ ही साथ कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, तो बी प्रिपेयर्ड। हाँ चलिए, तो डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। जब लुइस 16 को नया राजा घोषित किया गया, he found an empty treasure. Long years of war had drained the financial resources of France. इनको खजाना तो मिला। क्वेश्चन क्या है कि क्या हुआ रेवोल्यूशन, ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुए। तो रिसोर्स ऑफ फ्रांस, ऑन टॉप ऑफ दिस देयर वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा। अब देखो ना क्या क्या है, राजा के पास खजाना मिला, अब उस खजाने से वो अपने महल को संवार रहे हैं, वो खुद को संवार रहे हैं, उनकी बीवी अपने आप को महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी ज्वेलरी पहन रही है। फ्रांस ने देखो अब रीजंस क्या क्या है, पहली तो ये हो गया कि इनको खजाना मिला, इन्होंने अपने बड़े से महल को सजाया। दूसरा, इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज में इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प किया। अब वॉर में हेल्प कर रहे हो तो आपके पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, तो यहाँ पे इनके पास कर्जा आ गया 2 बिलियन लिवरे का। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने परसेंटेज ऑफ टैक्सेस बढ़ा दिए। अब टैक्सेस देने में कौन था, सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोग। तो दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट कि भैया टैक्सेस तो हमें ही देने पड़ेंगे। तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लमैटिक बन गया था फ्रांस एरिया। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। उनकी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से जो डिमांड फॉर फूड ग्रेन है वो बढ़ गया, और वेजेस जो थे थर्ड स्टेट वालों के वो उतने के उतने ही थे। प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ चुका था, पीपल जो थे वो लेस वेजेस में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से रिच और पुअर पीपल में बढ़ता गया गैप, और भैया बन गया कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने का। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें, अगर हम शॉर्ट में 5 पॉइंट्स की बात करें, तो पहला पॉइंट कि इन्होंने अपने बड़े से महल को, बड़े से अपने पैलेस को इंप्रूव करने के लिए ही स्पेंट मनी। सेकंड चीज, इन्होंने क्या किया, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा। थर्ड चीज, इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज
के लिए रखा ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने वहां पे क्या किया, वॉर में खर्चा किया। चौथा, इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिए टैक्सेस। पांचवा भैया, सारा का सारा प्रेशर जो था वो थर्ड स्टेट पे था, जिसकी वजह से भैया वो बौखला गए और क्रिएट हो गई फ्रांस में रेवोल्यूशन। तो दीज वर द ऑल 5 रीजंस फॉर द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन? कौन सी सोसाइटी को बेनिफिट होता था रेवोल्यूशन से? नॉट वैसे बेनिफिट, रेवोल्यूशन से, तो ऑब्वियसली बात है थर्ड स्टेट वालों को। Which groups were forced to relinquish power? कौन से ग्रुप से पावर छीन ली गई? तो the third state consisted of peasants, artisans, small peasants, landless labor, servants, big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc. इन ग्रुप्स को भैया पावर सौंप दी गई थी, किससे लेके? फर्स्ट और सेकंड स्टेट से लेकर। Which section of society would have been disappointed with the outbreak of the revolution? तो obviously फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट भैया जो थे वो काफी निराश हो गए थे इस रेवोल्यूशन से, क्योंकि इनसे सारा का सारा जो भी पावर है, जो भी बेनिफिट है, वो छीन के किसको दिया जा रहा था? थर्ड स्टेट वालों को। Describe the legacy of the French Revolution for the poor, for the peoples of the world during the 19th and 20th century. तो आपको बताना है benefit of French Revolution. Basically, the ideas of liberty and democratic rights are the most important legacies of the French Revolution. तो काफी अच्छी बातें जो French Revolution की सामने आई वो है liberty, जो लोगों ने लड़ा, और साथ ही साथ democratic rights, that is right to vote के लिए. These spread from France to the rest of the Europe in the 19th century, where feudal systems were abolished. जहाँ पे लोग दूसरे की जमीनों पे काम करते हुए रेंट टैक्सेस पे करते थे, वो सब अबॉलिश कर दिया गया. Colonized people, जो भी बंधुआ people थे, reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. तो लोगों में नेशन के प्रति नेशनलिज्म की भावना जागी, ये आप आगे क्लास 10th में कैरी फॉरवर्ड करोगे, and they started to demand for nation states. टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय आर द टू एग्जाम्पल्स जिन्होंने इस चीज को इंस्पिरेशन ली एंड देन दे वर्कड इन देयर ओन कंट्री. लिस्ट बतानी है उन डेमोक्रेटिक राइट्स की जो प्रोवाइड किए गए और फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए, बल्कि तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रेस, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, राइट टू वोट, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, डिवोर्स लॉज. ये सारे के सारे लॉज ने पूरे वर्ल्ड वाइड इंस्पायर किया लोगों को. स्पीच मतलब कुछ भी बोलने का अधिकार, कुछ भी एक्सप्रेस करने का अधिकार, प्रेस में कुछ भी छापने का अधिकार, कुछ ना छापने के लिए रोक लगाई गई, वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए, स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई, लिबर्टी को लाया गया, फ्रीडम, लिबर्टी मींस फ्रीडम, यू आर लिबर, यू आर फ्री, प्रॉपर्टी खरीदने का हर एक को अधिकार है, सिक्योरिटी होना हर एक का हक है, एजुकेशन होना हर एक का हक है, एंड डिवोर्स लॉज का मतलब आदमी ही नहीं, औरतें भी अगर परेशान है अपने पति से तो वो डिवोर्स फाइल कर सकती हैं. तो ये सारी चीजें और भी देशों में इंस्पायर करी. Would you agree with the view that message of universal rights was beset with contradictions? क्या आपको लगता है ये जो universal rights का concept है, इसमें कुछ ना कुछ drawbacks हैं, कुछ ना कुछ contradictions हैं? Though it says universal rights, women were unfortunately लेफ्ट आउट. आपको पता है कितना ज्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कितना ज्यादा उन्होंने काम किया, कितने ज्यादा उन्होंने रेवोल्यूशंस किए जस्ट टू अटेन द राइट्स दैट एवरीबॉडी हैव. अभी राइट तो मिल गए और कन्वेंशन में 1792 के बहुत सारी और अच्छी अच्छी चीजें भी आई, लेकिन यहाँ पे विमेन को राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया गया था. They were fighting since 17th century and उनको right to vote जाके मिला था 1946 में. तो ये काफी ज्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि आप बोल रहे हो यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल राइट्स, लेकिन आप प्रोवाइड कर रहे हो वुमेन्स को, आप अलग रख रहे हो. तो दिस वाज द कॉन्ट्रडिक्शन कि विमेन को बहुत सारे राइट से वंचित रखा गया. उसमें से एक राइट जो सबसे मेजर है वो है राइट टू वोट. How would you explain the rise of Napoleon? तो now you have to explain the rise of Napoleon Bonaparte. तो नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को क्राउन किया एज द एम्परर ऑफ फ्रांस in 1804. He started
conquering neighboring countries by waging wars. अब क्या करते थे, ये वॉर छेड़ते थे एंड लोगों को, फ्रांस के लोगों को इन्होंने कहा जितना भी आप लोग हारे हो ना लुई 16 की वजह से, उन सबको मैं वापस लेके आऊंगा, लड़ लड़ के अपने आप मैं तुम्हारे पास वापस सारे देश को ले, सारी जगहों को लेके आऊंगा। तो ही अपने आप को उन्होंने बोला कि मैं तो मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप हूँ, मैं यूरोप को काफी अच्छा कर दूंगा। तो उन्होंने बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस, ए टू बी, आपका जो मेजरमेंट्स है, दैट इज करेंसी है, या आपका जो किलोमीटर्स है तो उनका मीटर्स है, इट वॉज नॉट सिमिलर। तो ये इन्होंने यूनिफॉर्म किया, इक्वल किया। Provided by the decimal system, many of his measures carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe. This had a positive impact on people. Long after he was dethroned as an emperor, he was finally defeated in the Battle of Waterloo in 1815. 1815 में इनको बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया एंड देन फाइनली फ्रांस को मुक्ति मिली, किससे? नेपोलियन जी से। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर है विद ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस इज ओवर नाउ। अकॉर्डिंग टू मी इट्स ओवर, बट आई विल टेक योर 5 minutes एक्स्ट्रा एंड आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें से इंपॉर्टेंट है एंड आपको प्रिपेयर रखने हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका अभी सेशन आएगा उसमें आई विल बी टेकिंग योर एमसीक्यू टेस्ट। यस, आपको वो करके आना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत करी इस चैप्टर की बेसाइल से, पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो आपको यहाँ पे स्टेट्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी एक्सप्लेन करना आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको तीनों स्टेट्स के बारे में बताना होगा। सेकंड आ सकती है स्टेट जनरल की मीटिंग को एक्सप्लेन करना, वो जो 5 मई को हुई थी, 5 मई 1789 को हुई थी। ठीक है, देन आप लोग इसके बारे में जो 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 आ सकता है, इसके बाद आ सकता है भैया जैकोबिन्स के बारे में एक्सप्लेन करना, नेशनल असेंबली के बारे में एक्सप्लेन करना, इसमें क्या क्या राइट्स आए 1789 वाला, क्या क्या किया अगस्त में इन्होंने, कौन कौन से और बेनिफिशियरी, क्या क्या चेंजेस लेके आए, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इनके, ये सब। देन सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाए भी थे, समझाए भी थे सारे। अगेन आई एम सेइंग, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना भैया। तो सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने विमेन का रोल पढ़ा, तो विमेन के रोल को आपको जरूर याद करना है कि विमेन ने क्या रोल प्ले किया इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या किया उन्होंने ऐसा, तो आपको विमेन का रोल याद करना है। देन आपको इसके बाद इंपॉर्टेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक आ जाता है कि भैया एक्सप्लेन करो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, और इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है अबॉलिशन, इसी टॉपिक में से मतलब 2 क्वेश्चन बनते हैं, अबॉलिशिंग ऑफ स्लेवरी, ये 2 चीजें आ जाती हैं, अबॉलिशिंग ऑफ स्लेवरी एंड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको वही आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी है वो कई बार रिपीट होता हुआ नजर आया है, कई बार कई बार कई बार ओके, नेक्स्ट इज आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन के बाद आप लोग फिलोसोफर्स, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट, फिलोसोफर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों फिलोसोफर्स के बारे में आपको लिखना होगा। मैंने अपने ऑफलाइन के बच्चों को भी जब टेस्ट में दिया तो वो लोग फिलोसोफर्स की से पूरा उनको एक्सप्लेन करने लगे, नहीं आपको तीनों फिलोसोफर्स का ऐसे हेडिंग डालना है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, जॉन लॉके ने क्या किया, रोशे ने क्या किया, क्या उनकी बुक्स में था, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो फिलोसोफर्स के बारे में आ सकता है। देन यू हैव टू ऑलवेज ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ऑलवेज। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या घसीटने वाली हूं। तो बेटा मैं आपको लेके आऊंगी आपके लिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैप, ठीक है, साथ ही साथ मैं इसके लिए लेके आऊंगी आपके लिए डेट्स एंड इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यस आई नो,
आप लोग बार बार मुझे पिंग करते रहते हो कि मैम डेट्स का क्या करें, मैम इवेंट्स कैसे याद करें। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सारी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है कि देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन पेड एंड अनपेड बैच। यूट्यूब पे अभी क्या है, पेड बैच वालों ने पैसे खर्चे हैं तो उनको वो चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली मिल रही है। आप देखो, अगर मैं बताऊं आपको, हमारे पेड बैच में 4 चैप्टर हो चुके हैं, चारों का टेस्ट, मिक्स टेस्ट जैसे एग्जाम में आता है, प्रॉपर उस प्रोसीजर के साथ टेस्ट हो रहा है। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बल्कि दे आर गिविंग टेस्ट अभी, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपलोड जब होगी तब नहीं, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो दे आर गिविंग टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट। तो वो पूरा हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैप, डेट्स, इवेंट सब कुछ वहाँ हो चुका है। सिंबल्स विम्बल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर लिखना है, वो सब वहाँ हो चुका है। और प्रॉपर इंटरवल्स पे, दैट इज वीक में 3 डेज हम लोग लाइव उनसे मिलते हैं। संडेज को एक्स्ट्रा क्लास रख के डाउट्स लेते हैं, ओपन माइक डाउट्स लेते हैं, वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग। ऐसे डाउट्स होते हैं। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो यू कैन बाय आर पेड बैच, जो हमारे साइंस एंड फन की ऐप पे अवेलेबल है। और ये 9th क्लास वाले बच्चों के लिए जो बैच है वो है न्यूटन्स बैच। न्यूटन्स बैच, अब ये न्यूटन्स बैच है कितने का? तो न्यूटन्स बैच है 1499 का। लेकिन 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 अगर आप इसके ऊपर कोड यूज करते हैं GHAI20, GHAI20, तो आपको इसमें भी 20% का डिस्काउंट मिलता है और ये 1100 कुछ का रह जाता है, जिसमें आपको पूरे साल पढ़ाई मिलेगी। और जो भी आपकी क्लासेस छूट गई हैं वो ऑलरेडी ऐप पे रिकॉर्डेड अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। हर एक डेट के साथ वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ मिलेंगे हमारे पर्सनल नोट्स जो हमने बनाए हैं, उसकी पूरी ई बुक आपको मिल जाएगी। बीच बीच में आपको एग्जाम आइडिया, इन सब अलग अलग बुक, एड्यू कार्ड, इन सब की पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड कराती रहती हूँ हमारे पर्सनल ग्रुप पे। तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे हमसे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे हम लोग रिकॉर्डेड आते हैं, वहाँ पे हम लोग लाइव आते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम डेट्स एंड इवेंट्स करेंगे, इंपॉर्टेंट मैप्स करेंगे, और साथ ही साथ हम इसका एक एमसीक्यू सेशन रखेंगे जिसमें ऑल द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में लेके आऊंगी। और मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगी, यू विल राइट इट इन योर नोटबुक एंड यू विल टेक अ सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट। सो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसका टेस्ट लेने वाले हैं। तो आपको पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके तीनों लेक्चर्स देखने के साथ साथ यहाँ पे आना है, कंप्लीट लेक्चर को पूरा पढ़ के, तीनों लेक्चर्स को फटाफट 2x की स्पीड पे देख के आना है आपको। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड कीप स्टडिंग।